वर्टिब्रल लेवल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक एडल्ट मेल में अगर लैरिंग्स का एक्सटेंट देखा जाए तो लैरिंग्स एक्सटेंट होता है C3 वर्टिब्रा से लेकर C6 वर्टिब्रा तक। अब ये C3 से C6 वर्टिब्रा जो लैरिंग्स हम कह रहे हैं, ऊपर थायराइड कार्टिलेज होगी, नीचे ये क्रिकॉइड कार्टिलेज होगी। तो ऊपर ये है थायराइड कार्टिलेज और नीचे है क्रिकॉइड कार्टिलेज। और ये जो लेवल हम बता रहे हैं C3 वर्टिब्रा से C6 वर्टिब्रा, ये एक एडल्ट मेल में है। फीमेल में एक वर्टिब्रा हायर मिल सकता है और जो इन्फेंट होते हैं उनमें और भी हाई, इतना हाई कि जो C1 वर्टिब्रा मतलब एटलस वर्टिब्रा है वहाँ तक जो है लैरिंक्स पहुँच सकता है बेबी का, जब वो दूध पी रहा होता है स्वेलिंग के दौरान। तो C1 से C4 तक वो चला जाएगा। अब यहाँ पर हमने कहा है वर्टिब्रल लेवल C3 C4 मतलब डिस्क जो है C3 C4 के बीच में, वहाँ से शुरू हो रहा है ये लैरिंक्स और एंड हो रहा है C6 वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर पर। अब जो C6 वर्टिब्रा का लोअर बॉर्डर है वही क्रिकॉइड कार्टिलेज का भी लोअर बॉर्डर है। तो जो आर्च ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज होती है उसका लोअर बॉर्डर आप ले लें यहाँ पर। इसके बाद जो शुरू होगा वो ट्रेकिया है। तो C3 से C6 वर्टिब्रा तक जो है वो लैरिंक्स है, उसके बाद ट्रेकिया है और जहाँ पे ट्रेकिया शुरू होता है वहीं पर ईसोफेगस भी शुरू होता है। अब अगर ट्रेकिया और ईसोफेगस सेम लेवल पे शुरू हो रहे हैं, उसका मतलब ये हुआ कि लैरिंक्स और फेरिंक्स सेम लेवल पे एंड हो रहे हैं। अब फेरिंक्स जो है हमने कहा कि एंड हो रहा है C6 वर्टिब्रा के लेवल पर, लेकिन शुरू कहाँ हो रहा है? वो शुरू होता है बेस ऑफ स्कल से। तो फेरिंक्स थोड़ा सा लंबा है और फेरिंक्स जो है बेस ऑफ स्कल से शुरू होकर और C6 वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर पर खत्म हो रहा है। उसके बाद ईसोफेगस शुरू हो जाएगा। जहां पर ईसोफेगस शुरू होता है वहीं पर ट्रेकिया शुरू होता है, या कि आप कह सकते हैं कि जहां पर लैरिंक्स और फेरिंक्स एंड होते हैं उसी के बाद जो ट्रेकिया और ईसोफेगस शुरू होते हैं, सेम ही लेवल है। वो लेवल है लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज और लोअर बॉर्डर ऑफ C6 वर्टिब्रा। अब यहाँ पर सेम लेवल पे C6 वर्टिब्रा के लेवल पर एक एंटीरियर ट्यूबरकल होता है, कैरोटिड ट्यूबरकल, और वहां पर हम कॉमन कैरोटिड आर्टरी की पल्स ले सकते हैं। तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी की पल्स भी हम C6 वर्टिब्रा के लेवल पे लेते हैं। एक कैरोटिड ट्यूबरकल होता है, एंटीरियर ट्यूबरकल ऑन C6 वर्टिब्रा। और कॉमन कैरोटिड आर्टरी का बाइफर्केशन अगर हम देखें तो हायर लेवल पे है, वही डिस्क बिटवीन C3 C4। यहाँ पर आपको कैरोटिड बॉडी मिलेगी, कभी कभी कैरोटिड बॉडी ट्यूमर भी हो सकता है, और यहीं पर आपको कैरोटिड साइनस मिलेगा। कैरोटिड साइनस का मसाज यहाँ पे कर सकते हैं। तो कैरोटिड साइनस का मसाज आप कर रहे हैं या कैरोटिड बॉडी ट्यूमर आपको मिल रहा है, वो सेम लेवल है और वो लेवल है डिस्क बिटवीन C3 C4 वर्टिब्रा। ये थायराइड कार्टिलेज का अपर मार्जिन भी है, तो हम उसको फील करते हैं सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द लमाइना ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। ये थायराइड कार्टिलेज का सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द लमाइना ऑफ थायराइड कार्टिलेज, यहीं पर आपको कॉमन कैरोटिड आर्टरी का बाइफर्केशन मिल रहा है, यहीं पर आपको कैरोटिड बॉडी का ट्यूमर मिल रहा है, यहीं पर कैरोटिड साइनस मसाज भी की जाती है। तो ये सारे जो लेवल्स हैं वो हमें याद रखने होते हैं। उन्हीं लेवल्स को आगे हम बढ़ते हुए कह रहे हैं कि C6 वर्टिब्रा का जो लोअर बॉर्डर है वो क्रिकॉइड कार्टिलेज का भी लोअर बॉर्डर है, और यही वो लेवल है जहां पर एक क्रिकोफेरेंजियस स्फिंक्टर आती है, क्योंकि क्रिकॉइड कार्टिलेज से फेरिंक्स में जारी है, क्रिकॉइड से फेरिंक्स में जारी है, तो क्रिकोफेरेंजियस स्फिंक्टर होती है और इसके कारण नर्वस लिमन हो जाता है यहाँ पर गट ट्यूब का। वो बिगिनिंग ऑफ ईसोफेगस है और जो बिगिनिंग ऑफ ईसोफेगस है उस पर ही नर्वस लिमन होता है। सारी फॉरेन बॉडीज अगर हम देखें, इंजेस्टेड फॉरेन बॉडीज, वो सारी यही मिलती हैं। और अगर आपको एक ईसोफेगोस्कोप यूज करना है जो कि उस फॉरेन बॉडी को निकालेगा, तो करीब करीब 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अपर इंसिजर। तो ये जो 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अपर इंसिजर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, राइल्स ट्यूब पे भी लिखा होता है। तो राइल्स ट्यूब हो या ईसोफेगोस्कोप हो, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अपर इंसिजर अगर आप चलेंगे तो बिगिनिंग ऑफ ईसोफेगस मिलेगा और नर्वस लिमन ऑफ ईसोफेगस मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे क्रिकोफेरेंजियस स्फिंक्टर है जो कि क्रिकॉइड कार्टिलेज से फेरिंक्स की तरफ आ रही होती है, और ये C6 वर्टिब्रा का लोअर बॉर्डर है। यहीं पर हमने कॉमन कैरोटिड आर्टरी का जो पल्स था वो भी हमने लिया था, एंटीरियर ट्यूबरकल C6 वर्टिब्रा पे होता है। अगर हम कॉमन कैरोटिड आर्टरी की बाइफर्केशन की बात कर रहे थे तो वो ऊपर आके यहाँ पे C3 और C4 वर्टिब्रा के डिस्क के बीच में था, जिसमें कि हम कह रहे थे कि वो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द लमाइना ऑफ थायराइड कार्टिलेज। तो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द लमाइना ऑफ थायराइड कार्टिलेज वही पॉइंट है जो कि डिस्क है बिटवीन C3 C4 वर्टिब्रा, और यहाँ पर हम कहते हैं कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी का बाइफर्केशन है। तो कैरोटिड बॉडी ट्यूमर हो सकता है, कैरोटिड साइनस मसाज यहीं पे हम करते हैं। अब आगे बढ़े तो ये वो लेवल है जिसकी हम बात कर रहे थे कि
लैरिंक्स यहाँ खत्म हो जाएगा, फेरिंक्स यहाँ खत्म हो जाएगा। लैरिंक्स तो शुरू ही C3 वर्टिब्रा पे होता है, C6 पे खत्म हो जाता है, लेकिन फेरिंक्स जो है थोड़ा लंबा है, वो बेस ऑफ स्कल से आ रहा होता है, और बेस ऑफ स्कल से लेकिन एंड जो है उसका फेरिंक्स का भी सेम C6 वर्टिब्रा का लोअर बॉर्डर ही है। उसके बाद जो शुरू होगा वो ईसोफेगस है, और उसके बाद जो शुरू होगा वो ट्रेकिया है। ट्रेकिया छोटा होता है लेंथ में, 11 to 15 सेंटीमीटर ही होता है, जबकि अगर ईसोफेगस की बात की जाए तो करीब करीब आप मान के चलें 25 सेंटीमीटर लंबा है। तो ईसोफेगस जो है 25 सेंटीमीटर लंबा है, जबकि ट्रेकिया जो है 11 to 15 सेंटीमीटर ही है। अब ईसोफेगस शुरू यहाँ हुआ और एंड तो होता है वैसे डायफ्राम के नीचे, ताकि वो स्टमक से कंटिन्यू हो जाए, लेकिन इसमें एक पैसेज है जो 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अपर इंसिजर है T10 वर्टिब्रा के लेवल पर, जब वो डायफ्राम से पास करता है वहां पर भी एक नैरोइंग आती है। तो एक बिगिनिंग ऑफ ईसोफेगस और एंडिंग में दोनों तरफ एक एक नैरोइंग है। जो बिगिनिंग ऑफ ईसोफेगस वो 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अपर इंसिजर, और जो एंडिंग ऑफ ईसोफेगस है वो 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अपर इंसिजर। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ईसोफेगस का जो लेंथ हुआ, इन दोनों को माइनस कर दो, 25 सेंटीमीटर लेंथ होता है ईसोफेगस का, भले ही थोड़ा सा ईसोफेगस डायफ्राम के नीचे भी होता है। अब ईसोफेगस की और भी नैरोइंग है, जैसे एक नैरोइंग आपको मिलेगी जहां ट्रिकल बाइफर्केशन होता है डिस्क बिटवीन T4-5। ये जो T4-5 डिस्क है, यहीं पर बाइफर्केशन ऑफ ट्रिकिया होता है। तो जो लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस होता है वो कंप्रेस करता है ईसोफेगस को पोस्टियरली। ईसोफेगस की कंस्ट्रक्शन के बारे में और भी हम डिस्कस करेंगे, मगर यहाँ पर ये जो ट्रिकिया की हमने बात करी और हमने कहा कि 11 से 15 सेंटीमीटर लंबा है, इसके पास होते हैं 15 to 20 सी शेप रिंग, और 15-20 सी शेप रिंग जो है उनमें रिंग नंबर 2, 3, 4 जो है उसके ऊपर होता है इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड जो है, जैसे मैं कहता हूं कि सारे जो हम बात करते हैं सारे क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन पूछा था कि इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड किस रिंग के ऊपर लाई करता है, आपका आंसर है रिंग नंबर 2, 3, 4, और इस पर रिंग नंबर 2, 3 को हम काट देते हैं जब हम करते हैं ट्रेकियोस्टॉमी। तो ट्रेकियोस्टॉमी के लिए हमें एक ट्यूब डालनी होती है ट्रेकिया में, रिंग नंबर 2, 3 को काटते हैं, उससे पहले हमें काटना होता है इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो आप पहले तो इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड को देखेंगे, रिंग नंबर 2, 3, 4 पर है, उसको काट देंगे, फिर रिंग नंबर 2, 3 को काट देंगे, फिर ट्रेक के अंदर डाल देंगे। ये है ट्रेकियोस्टॉमी ऑपरेशन। अब हम ईसोफेगल कंस्ट्रक्शंस की बात डिटेल में कर लेते हैं। यहाँ से फ्रंट व्यू में हम देख रहे हैं कि 5 नैरोइंग्स हम ईसोफेगस में बात कर सकते हैं। जो ये वाली नैरोइंग है ये तब आती है जब लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी की बात हो रही हो। तो नॉर्मली तो हम 4 नैरोइंग की बात करते हैं। अगर ग्रेज एनाटॉमी में देखें तो वहां पर केवल 4 नैरोइंग दी गई हैं, जो नॉर्मल एनाटॉमिकल है, ये तो पैथोलॉजिकल है। अब ये 4 नैरोइंग जो है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अपर इंसिजर, और 23 to 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अपर इंसिजर, और 28 सेंटीमीटर फ्रॉम अपर इंसिजर, और 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अपर इंसिजर। यहाँ पर कुछ किताबें 23 और 28 को जोड़ देती हैं तो सिर्फ बना देती है 25। ENT किताबों में, सर्जरी किताबों में कहीं पे आपको मिल सकता है। तो पहली जो ईसोफेगस, जैसे ये ईसोफेगस हम दिखा रहे हैं, हमने कहा ईसोफेगस की लेंथ जो है करीब करीब 25 सेंटीमीटर मान लीजिए, और जो पहली नैरोइंग है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अपर इंसिजर, ये इसलिए है क्योंकि क्रिकोफेरिंजियस स्फिंक्टर यहाँ पर होती है, और मोस्ट ऑफ फॉरेन बॉडीज यहीं पर हमें मिलती है। अब जो यहाँ पर हम फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, तो डायफ्राम के ऊपर होता है सेंट्रल टेंडन, उसके ऊपर रखा है हार्ट, हार्ट के हैं 4 चैम्बर, और 4 चैम्बर्स में से लेफ्ट वेंट्रिकल से आ रहा है असेंडिंग एओर्टा। अब ये असेंडिंग एओर्टा है तो यहाँ पर आर्च ऑफ एओर्टा है, और आर्च ऑफ एओर्टा जो है उसके पीछे रखा होता है ईसोफेगस। तो आर्च ऑफ एओर्टा ईसोफेगस को कंप्रेस करता है 23 to 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अपर इंसिजर। तो ये आर्च ऑफ एओर्टा, इसके पीछे रखा होता है ईसोफेगस, और वो है 23 to 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अपर इंसिजर। अब यहाँ पे ट्रेक किया आ रहा था और बाइफरकेट कर रहा था ब्रोंकस में। यहाँ पर लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस है, और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस कंप्रेस करता है ईसोफेगस को पोस्टियरली, और वो लेवल है 28 सेंटीमीटर फ्रॉम अपर इंसिजर। एक जो लास्ट नैरोइंग हमने कहा था कि अपर इंसिजर से 40 सेंटीमीटर आप ले लीजिए जब डायफ्राम से पास करता है ईसोफेगस, और वो एक लास्ट नैरोइंग है। तो इस नैरोइंग का क्या है? इस नैरोइंग का तब है जब लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी हो रखी हो, क्योंकि लेफ्ट एट्रियल के पीछे जाता है ईसोफेगस, और अगर लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी हो रखी है, जैसे मिटरल वाल्व डिजीज है और लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी हुई, तो वो कंप्रेस कर सकता है ईसोफेगस को पोस्टियरली, और ये रेडियोलॉजिकल इंप्रेशन आता है आपको यहाँ पर। इसको आप मान सकते हैं करीब करीब 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अपर इंसिजर। ये लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी के कारण आ रहा है, मगर नॉर्मली आपको मिलेगा नहीं। और एक और चीज, ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, इनफैक्ट पिछले 15 साल में सारे क्वेश्चन पूछे गए, करीब करीब 15 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। और जब हम ट्रांस ईसोफेगल इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, तो ट्रांस ईसोफेगल इकोकार्डियोग्राफी में जो पहला चैम्बर आप देखते हैं वो है लेफ्ट एट्रियम। ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है।
लैरिंग्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लैरिंग्स में 9 कार्टिलेज होती हैं, 9, जिसमें से 3 जो है मिड लाइन है और जो 3 है वो पेयर्ड है। तो जो 3 मिड लाइन है या अनपेयर्ड है वो एपिग्लॉटिस, थायराइड और क्रिकॉइड कार्टिलेज हो गई। तो जो पेयर्ड है वो पीछे से आप देख सकते हैं, एंटीरियर व्यू से आप इन तीनों को देख सकते हैं, पोस्टीरियर व्यू से आप देखते हैं 3 पेयर्ड को। 3 पेयर्ड में एक है पेयर ऑफ एरिथनॉइड, एक है पेयर ऑफ कॉर्निकुलेट और एक है पेयर ऑफ क्यूनिफॉर्म। तो 3 + 3 6 हो गई और यहाँ पे 3 9 हो गई। इनमें से जो क्रिकॉइड कार्टिलेज है वो रिंग शेप कार्टिलेज होती है, आगे भी दिखती है पीछे भी दिखती है, तो पूरा रेस्पिरेटरी ट्यूब को कवर कर रही होती है। ये सारे सारे क्वेश्चन हैं। अब इनमें जो लैरिंग्स की हम बात कर रहे हैं, एंटीरियर व्यू से आप देख रहे हैं और पोस्टीरियर व्यू से, लैरिंग्स जो है हाइलन कार्टिलेज से बना हुआ है, चाहे वो थायराइड कार्टिलेज हो, क्रिकॉइड कार्टिलेज हो, एरिथनॉइड हो। लेकिन अगर आप एपिग्लॉटिस की बात कर रहे हैं या फिर आप बात कर रहे हैं क्यूनिफॉर्म की, कॉर्निकुलेट की या की टिप ऑफ एरिथनॉइड की भी, तो ये होते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। और इलास्टिक कार्टिलेज कभी भी कैल्सीफाई नहीं करते, ऑसिफाई नहीं करते। अदरवाइज आप देखेंगे कि थायराइड कार्टिलेज कैल्सीफाई ऑसिफाई कर जाती है, क्रिकॉइड कार्टिलेज भी कर जाती है और मोस्ट ऑफ द एरिथनॉइड वो भी कैल्सीफाई कर जाती है। इसीलिए जब मिडिल एज या एल्डरली पेशेंट में आप देखेंगे तो आपको देखेंगे कैल्सिफिकेशन इस लैरिंग्स कार्टिलेज के अंदर भी। अब यहाँ पर जो मसल्स की बात करते हैं, तो मसल्स जो लैरिंग्स की वो इस तरह से नेम होती हैं जैसे कि वो कार्टिलेज को कनेक्ट कर रही है। जैसे यहाँ थायराइड को आप कनेक्ट कर रहे हैं क्रिकॉइड से, तो क्रिकोथायड मसल। अब ये क्रिकोथायड मसल चाहे राइट की हो लेफ्ट की हो, ये अकेली मसल ऐसी है जो कि 4th फेरेंजियल आर्च में डेवलप होती है। इसलिए नर्व जो है वो वेगस की सुपेरलेंजियल नर्व से सप्लाई होती है। तो 4th आर्च की नर्व है सुपेरलेंजियल नर्व और वो एक्सटर्नल लेंजियल नर्व देती है एक्सटर्नल ब्रांच, और वो एक्सटर्नल लेंजियल नर्व जो सुपेरलेंजियल नर्व वेगस की ब्रांच है वो सप्लाई करती है क्रिकोथायड। अदरवाइज लैरिंग्स की जितनी मसल हैं वो सारी की सारी डेवलप होती है 6th आर्च में, और 6th आर्च की जो नर्व है वो रेक्टोलेंजियल नर्व है। तो वेगस की ब्रांच रेक्टोलेंजियल नर्व वही सारी लैरिंग्स की मसल सप्लाई करेगी। क्योंकि लैरिंग्स की मसल 6th आर्च में डेवलप होती है, नर्व है 6th आर्च की रेक्टोलेंजियल नर्व, तो रेक्टोलेंजियल नर्व ही सप्लाई करेगी ऑल लैरिंग्स मसल सिवाय क्रिकोथायराइड के, क्योंकि क्रिकोथायराइड सप्लाई होती है एक्सटर्नल लेंजियल नर्व से जो सुपेरलेंजियल नर्व की ब्रांच है, जो वेगस की ब्रांच है। और ये आप बात कर रहे हैं 4th आर्च की, क्योंकि 4th आर्च में सिर्फ एक मसल डेवलप होती है, उसका नाम है क्रिकोथायराइड मसल। और ये क्रिकोथायराइड मसल जो है ये टेंसर होती है वोकल कॉर्ड की, इंक्रीज करती है पिच ऑफ साउंड। जैसे कि मेल में लो पिच होती है, अगर मेल कोई फीमेल वॉइस में गाना चाहता है तो अपनी क्रिकोथायराइड मसल को ट्रेन कर सकता है, अपनी हाई पिच बढ़ा सकता है और फीमेल की तरह गा सकता है। अब अगर कोई फीमेल है जो मेल की तरह गाना चाहती है, जैसे कि उषा उत्तुप को आप देखें, तो वो फीमेल है लेकिन मेल की आवाज़ में गा लेती हैं, यानी कि वो अपनी पिच को करेक्ट कर लेती हैं। उनके लिए एक मसल ये है जो उन्होंने ट्रेन करी है और वो मसल एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाती है, नाम थायरो एरिथनॉइड। क्योंकि हमने कहा नाम तो ऐसे लिए जाते हैं जिस कार्टिलेज को कनेक्ट होती है वही नाम, तो थायरो एरिथनॉइड क्योंकि थायराइड कार्टिलेज से एरिथनॉइड कार्टिलेज तक जा रही है एंटीरियर टू पोस्टीरियर। अब इसमें भी आप ये ध्यान रखें कि पोस्टीरियर पार्ट है रिलैक्सर, ना कि एंटीरियर पार्ट। तो पोस्टीरियर पार्ट जो है जो थायरो एरिथनॉइड मसल का है, वो जो पिच है उसको ये कम कर देता है, तो पिच को कम कर देता है। जबकि एंटीरियर पार्ट जो है वो टेंसर है, तो एंटीरियरली आपके पास 2 टेंसर हो गई, एक क्रिकोथायराइड मसल तो टेंसर थी ही थी, और एंटीरियर पार्ट ऑफ द थायरो एरिथनॉइड मसल ये भी एक टेंसर का ही काम कर रही है। बाकी अगर पोस्टीरियर पार्ट आप कहें थायराइड का, वो रिलैक्सर है। इसके अलावा जो है मोस्ट ऑफ द लैरिंग्स मसल ये एडक्टर होती है, सारी की सारी वोकल कॉर्ड को बंद करती हैं, लेकिन एक एबडक्टर होती है और वो एबडक्टर है पोस्टीरियर क्रिकोइड। नाम जैसे मैंने कहा पीछे है और क्रिकोइड एरिथनॉइड को कनेक्ट कर रही है, तो नाम हो गया पोस्टीरियर क्रिकोइड मसल। ये सेफ्टी मसल ऑफ लैरिंग्स होती है, ओनली एबडक्टर ऑफ वोकल कॉर्ड होती है। और अगर ये पैरालाइज हो जाए, जैसे बायलैटरल रेक्टोलेंजियल नर्व लीजन, थायराइड निकाल रहे थे, दोनों रेक्टोलेंजियल नर्व गई, तो ये सेफ्टी मसल पैरालाइज हो जाती है बायलैटरली। और बायलैटरली अगर पोस्टीरियर मसल पैरालाइज हुई तो वोकल कॉर्ड क्लोज रहेंगी, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी कि लैरिंग्स क्लोज हो गया, फिर हमें ट्रेकोस्टॉमी ऑपरेशन करना पड़ता है इन पेशेंट में। तो ये सेफ्टी मसल इसलिए है क्योंकि ये हमें सांस लेने में मदद करती है, वोकल कॉर्ड को ओपन करने में। अब यहाँ पर आपको डिस्कस करने हैं नर्व सप्लाई, जो कि क्रिकोथायराइड मसल की थी और बाकी की लैरिंग्स मसल की, यानी कि सुपेरियर लेंजियल नर्व की एक्सटर्नल लेंजियल ब्रांच और यहाँ पर रेक्टोलेंजियल नर्व। तो उसके लिए हमारे पास एक अलग से डायग्राम है। इस डायग्राम में आप फ्रंट व्यू से देख रहे हैं और ये राइट साइड की वेगा से नीचे जा रही है और लेफ्ट साइड की वेगा से वो भी नीचे जा रही है। ये हमें सुपेरियर लेंजियल नर्व देती है। सुपेरियर लेंजियल नर्व जो होती है वो 4th आर्च की नर्व होती है, और फिर ये हमें रेक्टोलेंजियल नर्व देती है। और रेक्टोलेंजियल नर्व की अगर बात करें हैं तो 6th आर्च की नर्व होती है,
और क्योंकि ये 6 आर्च की नर्व है, मोस्ट ऑफ द लैरिंग्स मसल को ये सप्लाई करेगी एक्सेप्ट क्रिकोथायरड, क्योंकि क्रिकोथायरड मसल को तो सुपरलैंजियल नर्व ब्रांच ऑफ 4th आर्च सप्लाई करती है। तो 6th आर्च में डेवलप होती है लैरिंग्स मसल और उनकी सप्लाई है रेक्टैंगुलर नर्व से, चाहे वो राइट में हो चाहे लेफ्ट में। सिर्फ एक एक्सेप्शन है क्रिकोथायरड मसल, जो कि एक टेंसर होती है वोकल कॉर्ड की। अब यहाँ पर क्या है कि जो वेगस नर्व ने हमें ब्रांच दी थी, इसका नाम था सुपरलैंजियल नर्व, वो सुपरलैंजियल नर्व जो है वो डिवाइड हो जाती है इंटरलैंजियल नर्व, एक्सटर्नल लैंजियल नर्व में। एक्सटर्नल लैंजियल नर्व ही सप्लाई करती है क्रिकोथायरड मसल, जो टेंसर है वोकल कॉर्ड की, क्योंकि जो इंटरलैंजियल नर्व है वो सप्लाई करती है लैरिंग्स के मिकोसा को अबव दी वोकल कॉर्ड। अगर लैरिंग्स का मिकोसा बिलो वोकल कॉर्ड देखा जाए तो उसके लिए है रेक्टैंगुलर नर्व। अब जो सुपरलैंजियल नर्व है वो रन करती है एक आर्टरी के साथ, सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ। जब आप थायराइड का ऑपरेशन करते हैं, सुपीरियर थायराइड आर्टरी को आप लाइगेट करते हैं, उससे आप ग्लैंड के जितना पास हो सके उतना उसको लाइगेट करें, क्योंकि इसके साथ चल रही होती है ये एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। तो एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व चलती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ, और आपको सुपीरियर थायराइड आर्टरी को लाइगेट करना होता है एज क्लोज एज थायराइड ग्लैंड, क्योंकि उसके बाद ये एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व चली जाती है क्रिकोथायराइड मसल की तरफ और सुपीरियर थायराइड आर्टरी चली जाती है थायराइड ग्लैंड की तरफ। अब आप उसे लाइगेट कर सकते हैं। वही आप करते हैं जब इन्फीरियर थायराइड आर्टरी को आप लाइगेट कर रहे होते हैं। इन्फीरियर थायराइड आर्टरी को भी आपको एज क्लोज एज पॉसिबल टू थायराइड ग्लैंड करना होता है। उसके रीज़न अलग है। उसका रीज़न ये है कि इन्फीरियर थायराइड आर्टरी सप्लाई करती है रेक्टैंगुलर लैंजियल नर्व को, क्योंकि उसके साथ चल रही होती है, और सप्लाई करती है पैराथायराइड ग्लैंड को। तो रेक्टैंगुलर लैंजियल नर्व को सप्लाई करने दो, पैराथायराइड ग्लैंड को सप्लाई करने दो, उसके बाद ही इन्फीरियर थायराइड आर्टरी को आपको ब्लॉक करना होता है या लाइगेट करना होता है, तो वो भी एज क्लोज एज पॉसिबल टू थायराइड ग्लैंड। अब इसके अलावा एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है कि जो लेफ्ट की रेक्टैंगुलर नर्व है वो लंबी होती है, क्योंकि उसे हुक अंडर करना होता है, ना केवल लिगामेंटम आर्टेरियोसम के बल्कि आर्च ऑफ एओर्टा से भी। तो थोरेसिक इनलेट से ये पहले अंदर जाती है फिर बाहर आती है, लंबी हो जाती है। जो राइट साइड की रेक्टैंगुलर नर्व है वो सिर्फ राइट सबक्लेवियन आर्टरी को ही हुक अराउंड कर रही होती है, तो ये नेक रीजन में ही रहती है। अब इनमें से एक जो नर्व है जो थोरेक्स से पास कर रही है वही इन्वॉल्व होती है अगर मीडियास्टाइनल ट्यूमर्स हो। तो मीडियास्टाइनल ट्यूमर्स में एक ही नर्व इन्वॉल्व होती है, वो लेफ्ट वाली है, राइट वाली नहीं इन्वॉल्व होती, क्योंकि वो तो नेक रीजन में ही रह जाती है। अब एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, INI-CET में 2026 से पूछा गया। इसमें कह रहे हैं कि कौन सी मार्क मसल है जो एबडक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड में काम करती है। ये सेफ्टी मसल होती है और इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर क्रिकोराइड मसल, और ये पोस्टली प्रेजेंट होती है। और ये आप देख सकते हैं ये रही पोस्टली प्रेजेंट, ये जो है राइट में लेफ्ट में है, और ये यहाँ पर आप दिखा रहे हैं जो क्रिकोइड कार्टिलेज है, क्रिकोइड कार्टिलेज से एरेक्नोइड कार्टिलेज में जा रही है पीछे से, तो वही हमारा आंसर होगा। ये जो आई की तरफ आप देख रहे हैं बी, ये इंटर एरेक्नोइड है, दोनों एरेक्नोइड के बीच में। और इंटर एरेक्नोइड हो या मैक्सिमम जो मसल होती है लैरिंग्स की, वो एडक्टर होती है। तो एडक्टर बहुत सारी है और एबडक्टर सिर्फ एक ही है, जिसे आप यहाँ पे दिखा सके हैं। और उसके बाद ये यहाँ पर अगर आप देखें तो लैटरली जारी है और क्रिकोइड और एरेक्नोइड के बीच में, तो लैटरल क्रिको एरेक्नोइड मसल है, ये भी ADD एडक्टर है, एबडक्टर नहीं है। और ये जो डी यहाँ पे दिखाई जा रही है ये बाहर की तरफ से होती है, और ये थायराइड कार्टिलेज को क्रिकोइड कार्टिलेज से जोड़ रही है, तो ये क्रिकोथायराइड मसल होती है, ये टेंसर है वोकल कॉर्ड की। इसके साथ एक और मसल टेंसर है जो यहाँ पर एंटीरियर पार्ट है। तो एंटीरियर पार्ट इस मसल का जिसका नाम है, जो थायराइड से जारी है एरेक्नोइड तक, थायराइड मसल। तो थायरो एरेक्नोइड मसल का जो एंटीरियर पार्ट है वो भी टेंसर होता है। साथ में क्रिकोथायराइड मसल जो है टेंसर होती है, ये इंक्रीज करती है पिच ऑफ वॉइस। लेकिन अगर आप थायराइड मसल को पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर ये थायराइड मसल है पीछे की तरफ, तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थायराइड मसल ये तो रिलैक्सर होती है, जैसे हमने कहा था उषा उत्तप जो है इसका इस्तेमाल करती हैं ताकि वो पिच को नीचे कर पाएं और एक फीमेल मेल की आवाज़ में गा पाए। आंसर हमें रखना होगा चॉइस नंबर सी ही, क्योंकि पोस्टीरियर क्रिकोइड मसल है और वही मसल थी जो एबडक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड में काम करती थी, और जिसका दूसरा नाम होता है सेफ्टी मसल ऑफ लैरिंग्स, क्योंकि ये वोकल कॉर्ड को ओपन करती है और हमें ब्रीदिंग करने में हेल्प करती है। अगर ये गई तो हमें फिर ट्रेकोस्टोमी ऑपरेशन करने पड़ते हैं। यहाँ पर नीट PG 2024 से पूछा गया क्वेश्चन, एक सिंगर आया, डिफिकल्टी सिंगिंग एट हाई पिच। इमीडिएटली आपने कहा क्रिकोथायराइड मसल, जिसकी सप्लाई होती है एक्सटर्नल लैंजियल नर्व से, जो कि सुपरलैंजियल नर्व से आती है, जो कि वेगस से आती है। ये हो सकता है कि थायराइड का ऑपरेशन हो रहा हो और सुपर थायराइड आर्टरी को लाइगेट करने की कोशिश कर रहा हो सर्जन, और उस दौरान जो है उन्होंने एक्सटर्नल लैंजियल नर्व को डैमेज कर दिया हो, ये ऐसा हो सकता है। तो फॉलोइंग डायग्राम लैंजियोस्कोपिक फाइंडिंग है, कौन सी मसल गई है, कौन सी मसल गई है वो तो हमने इमीडिएटली पता कर ही लिया कि वो होगी क्रिकोथायराइड मसल। लेकिन अब यहाँ पर और भी डिटेल्स हैं। आप देख रहे हैं कि ये है वोकल कॉर्ड, और इस तरफ की वोकल कॉर्ड जो है वो टेंस नहीं है,
देखो नॉर्मली तो टेंस रहती है वोकल कॉर्ड, यहाँ वाली ये नॉर्मल है, ये टेंस रहती है, यहाँ पे टेंस नहीं रही, तो टेंस नहीं रही मतलब क्रिकोथाइड मसल यहाँ पे काम नहीं कर रही होगी। अब आपने आंसर ये लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप आई की तरफ देखें तो ये एपिग्लॉटिस है, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पर ये जो है लैरिंग्स है, लैरिंजियल इनलेट है अबव द वोकल कॉर्ड, उसको भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। अब पीछे की तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे होती है क्रिकॉइड कार्टिलेज, उसके ऊपर ये यहाँ पे एरेक्नॉइड होगी, फिर कॉर्निकुलेट होगी, यूनिफॉर्म होगी, इस तरह से। तो ये जो है ये लैरिंक्स का एरिया है। इसके पीछे यहाँ पर आप देखेंगे पोस्टरलैटरल, ये फेरिंक्स है। तो लैरिंक्स के पीछे फेरिंक्स है, तो इसको कहते हैं लैरिंजोफेरिंक्स। और लैरिंजोफेरिंक्स में आप देखेंगे कि आपको दिखते हैं पायरिफॉर्म फॉसा, ये है पायरिफॉर्म फॉसा। तो यहाँ पर भी आप देख लें, यहाँ पर भी देख लें, इसको सप्लाई होती है इंटरनल लैंजियल नर्व से, वही इंटरनल लैंजियल नर्व जो आती है सुपरलैंजियल नर्व से, सुपरलैंजियल नर्व जो वेगस की ब्रांच है। तो वेगस जो है सुपरलैंजियल नर्व देती है, इंटरनल लैंजियल नर्व देती है, सेंसरी नर्व है, तो पायरिफॉर्म फॉसा सप्लाई करती है। यही सप्लाई करती है जो लैरिंक्स है अबव द वोकल कॉर्ड, और यही सप्लाई करती है एपिग्लॉटिस को, और यही सप्लाई करती है पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ टंग को भी। तो अगर हम डायग्राम ये ड्रॉ कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ टंग है, पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ टंग है, ये एपिग्लॉटिस है। अब पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ टंग हो या एपिग्लॉटिस हो, उसकी सप्लाई है वेगस से, वेगस देती है सुपरलैंजियल नर्व, सुपरलैंजियल नर्व देती है इंटरनल लैंजियल नर्व। अब ये जो इंटरनल लैंजियल नर्व आपने दी है, ये यहाँ सप्लाई कर रही है, यहाँ सप्लाई कर रही है, ये कुछ और भी सप्लाई कर रही है। यहाँ पर हमने कहा लैरिंजियल इनलेट है, ये वोकल कॉर्ड है यहाँ पर, और वोकल कॉर्ड के ऊपर जो ये लैरिंजियल इनलेट है, ये यहाँ पर भी इंटरनल लैंजियल नर्व की सप्लाई है। इंटरनल लैंजियल नर्व एक यहाँ पर पोस्टरलैटरल भी सप्लाई करती है, जिसका नाम है पायरिफॉर्म फॉसा। और अगर पायरिफॉर्म फॉसा की बात कर रहे हैं आप, तो ये लैरिंजोफेरिंक्स में है, मतलब लैरिंक्स के पीछे जो फेरिंक्स होता है, इस तरह से ये यहाँ पर भी। अब अगर हमने कहा कि इंटरलैंजियल नर्व ऐसी नर्व है जो पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ टंग को सप्लाई करती है, एपिग्लॉटिस सप्लाई करती है, या कि वोकल कॉर्ड के ऊपर रखे हुए लैरिंक्स सप्लाई करती है, या कि पायरिफॉर्म फॉसा को सप्लाई करती है। ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया हुआ था, जैसे एक फिश बोन अगर फंस गई है पायरिफॉर्म फॉसा में, तो आप केयरफुल रहें, आपने इंटरनल लैंजियल नर्व को नहीं डैमेज करना है। अगर आप करते हैं तो यहाँ पर जो कफ रिफ्लेक्स होता है, मतलब कि खाना जो है वो जाना चाहिए लैरिंजोफेरिंक्स में, तो खाना जो है वो लैरिंक्स में नहीं जाना चाहिए। अब खाना लैरिंजोफेरिंक्स में क्यों जाता है और लैरिंक्स में क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वो इंटरनल लैंजियल नर्व यहाँ पे कफ रिफ्लेक्स देती है, वो भी खाना जो भी यहाँ आएगा वो वापस भेज दिया जाएगा ताकि वो गट ट्यूब में जाए। इस तरह से एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया हुआ है NICT में 2025 में। 50 साल का मेल है, राइट साइडेड, नेक पेन है एक दिन से, राइट ईयर को जा रही है, मतलब रेफर्ड ओटैल्जिया। जो एटोलॉजिया की बात कर रहे हैं, ये ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस, और यहाँ पर इंटरनल लैंजियल नर्व लैरिंक्स की ये रेफर्ड पेन है। और ये जो कन्वर्जेंस थ्योरी ऑफ रेफर्ड पेन होती है, जैसे कि जो ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस है, ये ऑरिकल को सप्लाई कर रही होती है, लेकिन CNS में वहीं पर कन्वर्ट करती है जहाँ पर इंटरनल लैंजियल नर्व जो लैरिंक्स की है कन्वर्ट करती है। तो इसको कहते हैं कन्वर्जेंस थ्योरी ऑफ रेफर्ड पेन, यानी कि CNS कंफ्यूज हो जाता है कि पेन यहाँ इंटरनल लैंजियल नर्व से आ रही है या पेन यहाँ पे ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस से आ रही है। तो लैरिंक्स की पेन जो है वो ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस कान में जा सकती है, या कान में जैसे आप सिरिंजिंग कर रहे थे, ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस को आप एक्टिवेट करते हैं और उस वक्त खांसी शुरू हो जाती है, इंटरनल लैंजियल नर्व एक्टिवेट हो जाती है। तो ये जो एक थ्योरी है, कन्वर्जेंस थ्योरी ऑफ रेफर्ड पेन या रेफर्ड सेंसेशन, उसका आप इस्तेमाल करें, ये रेफर्ड ओटैल्जिया है। इसके अलावा आप देखें कि फॉरेन बॉडी सेंसेशन भी महसूस हो रही थी, डिस्कम्फर्ट था, और स्वेलिंग पे, और लेंजोस्कोपी में देखा गया कि फिश बोन है राइट पायरिफॉर्म फॉसा में। तो राइट पायरिफॉर्म फॉसा की सप्लाई भी तो सेम ही है, इसलिए हमने कहा इंटरनल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैंजियल नर्व। यहाँ पर हमारा आंसर रहना चाहिए चॉइस नंबर C, क्योंकि हमने कहा कि इंटरनल लैंजियल नर्व जो सुपर लैंजियल नर्व वेगस की ब्रांच होती है, वो सप्लाई करती है ना केवल पायरिफॉर्म फॉसा को, वो सप्लाई करती है लैरिंक्स को अबव द वोकल कॉर्ड, वो सप्लाई करती है एपिग्लॉटिस को, वो सप्लाई करती है पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ टंग को भी। फेरिंक्स की बात करते हुए यहाँ पर हम देखेंगे कि फेरिंक्स जो है गट ट्यूब, उसके 3 पार्ट्स हैं, और फेरिंक्स जो है शुरुआत तो उसकी हो जाती है बेस ऑफ स्कल से ही। नीचे जो है फेरिंक्स वो आ जाता है लोअर बॉर्डर ऑफ C6 वर्टिब्रा, या कि आगे की तरफ कहा था लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। तो लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज ले लो या लोअर बॉर्डर ऑफ C6 वर्टिब्रा ले लो, यहाँ पर आगे जो स्ट्रक्चर शुरू होगा वो इसोफेगस होगा, और उससे पहले फेरिंक्स है। फेरिंक्स के 3 पार्ट्स हैं, अगर नाक के पीछे है तो नेजोफेरिंक्स, अगर ओरल कैविटी के पीछे है तो ओरोफेरिंक्स, और अगर लैरिंक्स के पीछे है तो लैरिंजियोफेरिंक्स। अब
नाक में आप देख रहे हैं सुपर टर्मिनेट, मिडिल टर्मिनेट, इंफीरियर टर्मिनेट, ये तो लैटरल वॉल ऑफ नोज है, लेकिन इसके पीछे अगर आप देखें तो नेजोफेरिंक्स है, बेस ऑफ स्कल से लेकर और नीचे ये सॉफ्ट पैलेट है। तो सॉफ्ट पैलेट से शुरू होता है, अगर आप एपिग्लॉटिस के टिप तक आए तो ये है ओरोफेरिंक्स। तो ओरोफेरिंक्स का जो रिलेशन है, सॉफ्ट पैलेट का लोअर बॉर्डर और एपिग्लॉटिस का अपर बॉर्डर, ये जो हरे रंग में दिखाया गया ओरल कैविटी के पीछे, ये ओरोफेरिंक्स है। और फिर एपिग्लॉटिस के अपर बॉर्डर से लेकर हम लैरिंजोफेरिंक्स को शुरू करते हैं, नीले रंग में दिखाया गया है। और ये जो है हमारा, जैसे हमने कहा था क्रिकॉइड कार्टिलेज के लोअर बॉर्डर या कि लोअर बॉर्डर ऑफ C6 वर्टिब्रा, वहाँ तक, वहाँ से और ऊपर जो एपिग्लॉटिस, ये लैरिंजोफेरिंक्स है। अब कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे इंफीरियर टर्मिनेट के पीछे यहाँ पर ओपन होती है यूस्टेशियन ट्यूब, यूस्टेशियन ट्यूब ओपन होती है नेजोफेरिंक्स में, और इसके ऊपर एक ट्यूबेरियस भी होता है, तो वो भी यहाँ पर नजर आएगा। जो ट्यूबल टॉन्सिल होते हैं वो भी यहीं पर नजर आएंगे नेजोफेरिंक्स में। अब नेजोफेरिंक्स से अगर आई की तरफ आप देखेंगे तो आपको ये टर्मिनेट्स नजर आते हैं, नेजल सेप्टम भी नजर आएगा मिड लाइन में, वो एक अलग डायग्राम है। पोस्टीरियर व्यू से हम देखेंगे सारे तीनों फेरिंक्स को। अब ओरोफेरिंक्स मतलब ओरल कैविटी के पीछे है, और यहाँ पर आपको पैलेटाइन टॉन्सिल दिखेंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा पोस्टीरियर टंग भी, और यहाँ पर आपको ग्लॉसो एपिग्लॉटिक स्पेस दिखेगा, मतलब टंग और एपिग्लॉटिस के बीच में स्पेस। ये दो होते हैं, इनका नाम होता है वेलिक्यूला। ये वेलिक्यूला जो है ग्लॉसो एपिग्लॉटिक स्पेस है, मतलब टंग के पीछे और एपिग्लॉटिस के आगे, राइट और लेफ्ट होते हैं, और इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब लैरिंजोफेरिंक्स की अगर बात कर रहे हैं, मतलब लैरिंग्स के पीछे का तरफ वाला फेरिंक्स, वहाँ पर आप देखेंगे पायरिफॉर्म फॉसा होते हैं। पायरिफॉर्म फॉसा जो है, ऊपर वेलिकुला था तो ऊपर वेलिकुला नजर आता है, नीचे पायरिफॉर्म फॉसा नजर आता है। ये जो वेलिकुला है वो आपको ओरोफेरिंक्स में नजर आएगा, पायरिफॉर्म फॉसा जो है वो लैरिंजोफेरिंक्स में आपको नजर आएगा। तो ये कुछ डिटेल अब आपको ज़्यादा क्लियर महसूस होंगे जब आप पीछे से देखेंगे। आप एक कॉर्नल सेक्शन ले लीजिए और पोस्टीरियर व्यू से देखिए। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फेरिंक्स आपने निकाल दिया है, तो आप पोस्टीरियर व्यू से देख रहे हैं फेरिंक्स को कॉर्नल सेक्शन में, जिससे कि आपको नोज और ओरल कैविटी और लैरिंक्स तीनों ही दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जब आपने कॉर्नल सेक्शन लिया है और आप नेजल कैविटी को देख रहे हैं, ओरल कैविटी को देख रहे हैं या लैरिंजल कैविटी को देख रहे हैं, तो जहाँ से आप देख रहे हैं वो आप इस वक्त है फेरिंक्स में। जो पोस्टीरियर पार्ट है फेरिंक्स का तो निकाल दिया गया है, एंटीरियर पार्ट का फेरिंक्स अभी भी आप उसके अंदर है और व्यू आई की तरफ है। तो जब आप यहाँ पर कह रहे हैं कि नेजोफेरिंक्स है, ये जो एरिया ये वाला है, ये यहाँ से यहाँ तक ये नेजोफेरिंक्स होगा। अब आप नेजल कैविटी को देख रहे हैं तो यहाँ नेजल सेप्टम दिख रहा है, ये मिडिल और इंफीरियर टर्मिनेट भी आपको दिख रहे हैं। अब अगर इसके पीछे आप ये कह रहे हैं कि ये वाला जो एरिया है ये है नेजोफेरिंक्स, तो यहाँ क्या दिखेगा? यहाँ पर आपको दिखेगी यूस्टेशियन ट्यूब की ओपनिंग और ट्यूबर ट्यूबरिस वगैरह जो हम बात कर रहे थे, या लिंगुअल टॉन्सिल की जो बात कर रहे थे, वो सब दिखेगा। तो ये जो दिखेगा आपको है नेजोफेरिंक्स में। अब ये है सॉफ्ट पैलेट यूवुला, और इसके ऊपर ऊपर ही यहाँ पर खत्म हो जाएगा, बेस ऑफ स्कल से शुरू होता है, बेस ऑफ स्कल से शुरू होकर यूवुला तक जो आएगा वो है नेजोफेरिंक्स। अब यूवुला से शुरू होकर आप देखेंगे कि एपिग्लॉटिस के ऊपर, तो ये जो एरिया है ये ओरोफेरिंक्स का, यहाँ से आपको पोस्टीरियर टंग भी दिख रही है, ये पोस्टीरियर टंग है, ये टॉन्सिल भी दिख रहे हैं, और साथ में आपको दिखेगा वेलिकुला। वेलिकुला वेलिकुला बेसिकली टंग के पीछे है और एपिग्लॉटिस के आगे है, तो उसको ग्लॉसो एपिग्लॉटिक स्पेस आप कह सकते हैं, राइट और लेफ्ट होता है। और यहाँ पर ये पूरा जो ओरोफेरिंक्स है उसके स्ट्रक्चर्स आप देख पा रहे हैं। अब एपिग्लॉटिस से शुरू हुआ और आप नीचे आएंगे टिल द लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज, तो वहाँ पर ये हो गया लैरिंजोफेरिंक्स, क्योंकि उसके बाद तो इसोफेगस शुरू हो जाना है। और ये रहे वो पायरिफॉर्म फॉसा। पायरिफॉर्म फॉसा के जस्ट ऊपर आपको दिखते हैं वेलिकुला, भले ही वेलिकुला थोड़ा आगे है और पायरिफॉर्म फॉसा पीछे है, लेकिन अगर एक आप बेरियम स्वेलो ले तो ऊपर नीचे ही दिखाई देते हैं। अब ये जो एरिया था, हमने कहा था कि यहाँ पर इसके फ्लोर पर चलती है इंटरनल एंजल नर्व, जो सुपर एंजल नर्व की ब्रांच होती है, जो वेगस नर्व की ब्रांच होती है। और ये जो इंटरनल एंजल नर्व है ये ना केवल यहाँ पे पायरिफॉर्म फॉसा में सप्लाई करती है, ये लैरिंग्स को सप्लाई करती है टिल द वोकल कॉर्ड, और ये पीछे एपिग्लॉटिस को सप्लाई करती है, और पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग को भी सप्लाई करती है। तो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग हो गया, एपिग्लॉटिस हो गया, चाहे लैरिंग्स और वोकल कॉर्ड हो गया या पायरिफॉर्म फॉसा हो गया, सारी इंटरनल एंजल नर्व से ही सप्लाई होती है। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट लेंजोस्कोपी की गई है और आप देख रहे हैं आई की तरफ एपिग्लॉटिस है, ये आई की तरफ एपिग्लॉटिस है। अब ये एपिग्लॉटिस अगर आगे है तो इससे भी और आगे देखें तो ये टंग होगी, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग, और यहाँ पे एक मीडियन ग्लॉसो एपिग्लॉटिक
फोल्ड है, ये रहा वेलिकुला। तो ये है वेलिकुला जिसको आप कहते हैं ग्लोसो एपिग्लॉटिक स्पेस, ये वेलिकुला यहाँ पर। अब ये लैरिंजियल इनलेट है और लैरिंजियल इनलेट में आई की तरफ तो है एपिग्लॉटिस और पीछे की तरफ यहाँ पर होगी क्रिकॉइड कार्टिलेज, उसके ऊपर जो है एरिथ्नॉइड होगी, उसके ऊपर कॉर्निकुलेट होगी, ये यूनिफॉर्म। तो ये कॉर्निकुलेट यहाँ पे दिखाई भी जा रही है। तो ये लैरिंजियल इनलेट है और यहाँ पर आप देखेंगे एक एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड भी होता है। एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड क्योंकि एरिथ्नॉइड कार्टिलेज से जा रहा है एपिग्लॉटिस तक, तो ये आगे एपिग्लॉटिस यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड हो गया और यहाँ पर पीछे की तरफ ये यहाँ पे एरिथ्नॉइड कार्टिलेज होगी। तो अब ये जो सुपीरियर सरफेस है अबव वोकल कॉर्ड, यहाँ पर सप्लाई जो है इंटरलैंजियल नर्व की है। इंटरलैंजियल नर्व एपिग्लॉटिस को सप्लाई करती है, इंटरलैंजियल नर्व जो है वो बेस ऑफ टंग को भी सप्लाई करती है और इंटरलैंजियल नर्व यहाँ पीछे की तरफ रखे हुए पायरिफॉर्म फॉसा को भी सप्लाई करेगी। यहाँ पर भी आप देखें कि वो इंटरलैंजियल नर्व जो है वो एपिग्लॉटिस सप्लाई करती है, वो लैरिंक्स को सप्लाई करती है टिल वोकल कॉर्ड, और यहाँ पे रखे हुए पायरिफॉर्म फॉसा, ये रहा पायरिफॉर्म फॉसा। ये पायरिफॉर्म फॉसा जो है लैरिंक्स के पीछे रखे हुए लैरिंजियो फेरिंक्स में होता है। तो यहाँ पर ये फेरिंक्स है यानी लैरिंजियो फेरिंक्स। और अब आप लैरिंजियल इनलेट को फिर से ध्यान से देखें, आपको फॉल्स वोकल कॉर्ड दिखाई दे रही है, फॉल्स वोकल कॉर्ड है और इनके ऊपर का जो एरिया है ये सारा इंटरलैंजियल नर्व से सप्लाई होता है। वो कफ रिफ्लेक्स में भी हेल्प करती है, खाना यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि इंटरलैंजियल नर्व कफ रिफ्लेक्स करती है, खाने को वापस भेज देगी पीछे की तरफ यानी कि लैरिंजियो फेरिंक्स में, खाना फेरिंक्स में जाना चाहिए ना कि लैरिंक्स में। और नीचे आपको ट्रू वोकल कॉर्ड भी दिख रही है, उसके नीचे ट्रेकिया भी दिख रहा है। तो ट्रू वोकल कॉर्ड के बीच में जो होता है रीमा ग्लॉटिडिस, वो नैरोस्ट लेमन होता है लैरिंक्स का, तो उसके नीचे फिर ट्रेकिया शुरू हो जाता है। और ये ऊपर की तरफ जो आपको दिख रही है ये तो फॉल्स वोकल कॉर्ड दिख रही हैं, और ये वोकल कॉर्ड के ऊपर का जो लैरिंक्स है इसकी सप्लाई यानी इसकी सप्लाई, ये हमारी सप्लाई होती है इंटरनल लैरिंजियल नर्व से। अब यहाँ पर एक एक्सरे लिया गया है, बेरियम स्वेलो दिया गया है। आप देखेंगे कुछ कलेक्शन ऊपर की तरफ है, कुछ कलेक्शन नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जो कलेक्शन है वो पायरिफॉर्म फॉसा वाला कलेक्शन है और ऊपर की तरफ का जो कलेक्शन है वो वेलिकुला वाला कलेक्शन है। तो यहाँ देखें ये वेलिकुला है जो कि आप यहाँ पर देखें ग्लॉसो एपिग्लॉटिक स्पेस, और ये जो कलेक्शन है वो है पायरिफॉर्म फॉसा का, जो कि दोनों ऊपर नीचे ही दिखाई देते हैं, भले ही वेलिकुला थोड़ा आगे की तरफ है और जो पायरिफॉर्म फॉसा है वो पीछे की तरफ है। इसी पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, नेम द एरोमार्क स्ट्रक्चर। एरोमार्क स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, ये हमारा आंसर ऑब्वियसली होगा पायरिफॉर्म साइनस। तो ये पायरिफॉर्म साइनस को दिखा रहा है जो एरोमार्क है। अगर एरोमार्क यहाँ होता तो आप कहते हैं वो तो वेलिकुला है, तब मार्कर डी हो जाता। अब यहाँ पे साइड व्यू से हम देख रहे हैं पैरिक्स को फिर से। पैरिक्स के पास बहुत सारी मसल्स होती हैं, सुपीरियर मिडिल और इंफीरियर फ्रेंजियल कंस्ट्रक्टर हैं, ये पेरिस्टालसिस करके खाने को नीचे की तरफ को धकेल रही होती है, फिर खाना जो है इसोफेगस में चला जाता है। अब ये 3 फ्रेंजियल कंस्ट्रक्टर हैं, इसके अलावा 3 लॉन्जिट्यूडनल मसल भी होती है। जैसे स्टाइलर प्रोसेस से एक आ रही है फेरिंक्स की तरफ स्टाइलोफेरिंजियस, अगर वो आ रही है पैलेट से फेरिंक्स की तरफ पैलेटोफेरिंजियस, और अगर आ रही है जिस्टेशन ट्यूब से तो सल्फिंजियोफेरिंजियस। ये 3 लंबी मसल, इनमें से एक लंबी मसल आप यहाँ देख पा रहे हैं जो कि गैप में है सुपीरियर फ्रेंजियल कंस्ट्रक्टर और मिडिल फ्रेंजियल कंस्ट्रक्टर के, और ये कोई स्टाइलर प्रोसेस से फेरिंक्स में आ रही है, इसका नाम हो गया स्टाइलोफेरिंजियस। और ये स्टाइलोफेरिंजियस एक अकेली मसल होती है जो 9th नर्व से सप्लाई होती है क्योंकि 3rd आर्च में ही डेवलप होती है, नहीं तो बाकी की सारी फेरिंक्स की मसल चाहे सुपीरियर मिडिल इंफीरियर फ्रेंजियल कंस्ट्रक्टर या बाकी की लॉन्ग मसल, ये सारी की सारी डेवलप होती हैं 4th आर्च में। और 4th आर्च की नर्व जो है वो वेगस की ब्रांच होगी और वेगस की फेरिंजियल ब्रांचेस होती हैं। वेगस की फेरिंजियल ब्रांचेस जो हैं वो फेरिंजियल प्लेक्सस को सप्लाई करती हैं और फेरिंजियल प्लेक्सस के द्वारा ये सारी की सारी मसल सप्लाई होती है। अब यहाँ पर देखें कि जो स्टाइलोफेरिंजियस और 9th नर्व है वो पास करती है गैप में सुपीरियर फ्रेंजियल कंस्ट्रक्टर और मिडिल फ्रेंजियल कंस्ट्रक्टर के बीच में। अब सुपीरियर फ्रेंजियल कंस्ट्रक्टर के ऊपर और स्कल बेस के बीच में एक जगह होती है जहाँ से यूस्टेशियन ट्यूब पास करती है और एक लिवेटर पैलेटी मसल भी पास करती है। तो यहाँ पर एक मॉर्गैग्नी फोरामेन है बेसिकली, और मॉर्गैग्नी फोरामेन से पूछा जाता है कि क्या पास करता है, तो मॉर्गैग्नी फोरामेन से यूस्टेशियन ट्यूब और लिवेटर पैलेटी पास करती है। यहाँ पर जो गैप है मिडिल फ्रेंजियल कंस्ट्रक्टर और इंफीरियर कंस्ट्रक्टर के बीच में, यहाँ से कौन पास करता है? यहाँ पर पास करती है सुपीरियर लैंजियल नर्व की ब्रांच और सुपीरियर लैंजियल आर्टरी। तो सुपीरियर लैंजियल आर्टरी और सुपीरियर लैंजियल नर्व यहाँ पे आती है। तो इंफीरियर, अगर आप बात करें इंफीरियर लैंजियल आर्टरी और इंफीरियर लैंजियल नर्व, तो वो नीचे से आती है, मतलब इंफीरियर फ्रेंजियल कंस्ट्रक्टर के नीचे से जो जा रही है इंफीरियर लैंजियल आर्टरी और इंफीरियर नर्व है,
और अगर इंफीरियर कंस्ट्रक्टर के ऊपर से जा रही है तो सुपरलेंजियल नर्व और की ब्रांच और सुपरलेंजियल आर्टरी है। ये भी क्वेश्चन में आता है। और यहाँ पर जब आपने कहा कि इंफीरियर कंस्ट्रक्टर के नीचे से जो इंफीरियर लेंजियल नर्व जा रही है वो रिकरेंट लेंजियल नर्व का ही दूसरा नाम है। तो रिकरेंट लेंजियल नर्व इंफीरियर लेंजियल नर्व भी कहलाती है और साथ में इंफीरियर लेंजियल आर्टरी भी यहाँ पे दोनों पास कर होंगी। इसके बाद तो ईसोफेगस शुरू हो जाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं ईसोफेगस और फेरिंक्स के बीच में सैंडविच है जो रिकरेंट लेंजियल नर्व, जिसका नाम इंफीरियर लेंजियल नर्व भी है, और साथ में इंफीरियर लेंजियल आर्टरी। ये और थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। ये जो इंफीरियर फेरिंजियल कंस्ट्रक्टर है इसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट है जो थायराइड कार्टिलेज से फेरिंक्स की तरफ जाता है तो उसका नाम हो जाता है थायरोफेरिंजियस, और एक पार्ट है जो क्रिकॉइड कार्टिलेज से फेरिंक्स की तरफ जाता है उसका नाम हो जाता है क्रिकोफेरिंजियस। अब वो क्रिकोफेरिंजियस हो क्रिकॉइड कार्टिलेज से फेरिंक्स की तरफ आ रही हो या थायरोफेरिंजियस हो थायराइड कार्टिलेज से फेरिंक्स की तरफ आ रही हो, ये दोनों के दोनों इंफीरियर फेरिंजियल कंस्ट्रक्टर ही हैं, लेकिन इनके बीच में एक गैप सा हो जाता है जिसको कहते हैं क्लियंस डेहिसेंस। और कभी कभी इस क्लियंस डेहिसेंस से एक पीछे की तरफ फेरिंजियल डाइवर्टिकुलम आ जाता है जिसको कहते हैं ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम। तो ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम जो है वो बेसिकली म्यूकोजल प्रोट्रूजन हो जाता है, और ये म्यूकोजा प्रोट्रूजन हो रहा है यहाँ पर क्लियन डेहिसेंस से, जो कि इंफीरियर फेरिंजियल कंस्ट्रक्टर के बीच में अपर पार्ट जो है और लोअर पार्ट जो है उसके बीच में। जो अपर पार्ट है उसका नाम होता है थायराइड कार्टिलेज से आ रही है थायरोफेरिंजियस, और क्रिकॉइड कार्ट से आ रही है तो क्रिकोफेरिंजियस। इनके बीच में यहाँ से साइड में कभी राइट में कभी लेफ्ट में हो सकता है, खासकर जो ट्रम्पेट ब्लोअर होते हैं उनके, जिसको कहते हैं ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम। और INICET में 2024 में पूछा गया क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर पास करते हैं एरोमार्क रीजन से। ये एरोमार्क रीजन आप देख पा रहे हैं, ये सुपीरियर और मिडिल कंस्ट्रक्टर के बीच में है। यहाँ पे पीले रंग की मसल जा रही है, स्टाइलोफेरिंजियस है, और साथ में 9th नर्व ये पास करेंगे, इसलिए आपका आंसर होगा ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व और स्टाइलोफेरिंजियस मसल। ये जो सुपीरियर आर्टरी और सुपीरियर नर्व है, तो हमने कहा था सुपीरियर टू इंफीरियर फेरिंजियल कंस्ट्रक्टर जाती है, वो यहाँ से पास करेगी, यानी गैप बिटवीन मिडिल एंड इंफीरियर फेरिंजियल कंस्ट्रक्टर। अगर आपसे कहा जा रहा है कि रिकरेंट लेंजियल नर्व जिसका दूसरा नाम है इंफीरियर लेंजियल नर्व, तो इंफीरियर लेंजियल नर्व या इंफीरियर लेंजियल आर्टरी, तो फिर आप कहेंगे ये इंफीरियर टू इंफीरियर फेरिंजियल कंस्ट्रक्टर है, ईसोफेगस और फेरिंक्स के बीच में सैंडविच है। अगर आपसे कहा जा रहा है ऑडिटरी ट्यूब और लिवेटर पैलेटी, तो यहाँ वॉल्गाइनी फोरामेन जो कि सुपीरियर फेरिंजियल कंस्ट्रक्टर के ऊपर और बेस ऑफ स्कल के नीचे, ऑडिटरी ट्यूब और लिवेटर वेली पैलेटी। लेकिन यहाँ पर ये गैप जो था सुपीरियर फेरिंजियल कंस्ट्रक्टर और मिडिल फेरिंजियल कंस्ट्रक्टर के बीच में था, इसलिए हमारा आंसर रहेगा ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व और स्टाइलोफेरिंजियस मसल, ये थर्ड आर्च के स्ट्रक्चर होते हैं। आंसर रहना चाहिए चॉइस नंबर ए।